हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुत्व नीट एकेडमी। आई एम गौसल सर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी का लास्ट लेक्चर, लेक्चर 4, है ना। इसके पहले हम लोगों ने स्ट्रेस पढ़ा, स्ट्रेन पढ़ा, है ना, हुक्स लॉ पढ़ा। इसके अलावा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसके अलावा हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी पढ़ा, है ना। और कुछ क्वेश्चंस किए, है ना। आज हम टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट इसका, लास्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, बेटा यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि इलास्टिसिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इंजीनियरिंग डिजाइन, है ना। आपको जब आप कॉलम्स बनाते हैं, घर के कॉलम्स बनाते हैं, है ना, जब आप ब्रिज बनाते हैं, तो आपको कौन सा मटेरियल यूज करना है ना। जैसे अगर आपको कोई हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना है क्रेन के थ्रू, तो उठाने के लिए आपको कौन सा मटेरियल यूज करना है ना। आपको स्टील का मटेरियल यूज करना पड़ेगा जो ज्यादा इलास्टिक है। क्यों? अगर आप रबर यूज करोगे तो जो कि कम इलास्टिक है, वो कम स्ट्रेस में ही ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस कर देगा और वो टूट जाएगा। तो जो इलास्टिसिटी का नॉलेज जो है बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन एरिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे ब्रिजेस में क्या होता है कि जो जैसे ब्रिज है ना, तो ब्रिज में क्या होता है, ट्रैफिक फ्लो करता है ना, ट्रैफिक का अपना वेट होता है। ट्रैफिक के वेट के कारण जो मटेरियल जो है, ब्रिज जो है, ये ऐसा कर्व्ड हो जाता है, बेंड हो जाता है। होना ऐसा चाहिए, है ना, होना ऐसा चाहिए इसको, लेकिन ये क्या हो जाता है, बेंड कर जाता है। देखिए, होना चाहिए इसको ऐसा नॉर्मली, लेकिन ये बीच से क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है, बीच से ऐसा बैंड हो जाता है, ऐसा बैंड हो जाता है। तो इस बेंडिंग को, है ना, ये जो बैंड हो रहा है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। तो हम चाहेंगे कि ये डिप्रेशन कम से कम हो, डिप्रेशन कम से कम हो, अदरवाइज हो सकता है कि ब्रिज टूट जाए। तो डिप्रेशन कम से कम हो, उसके लिए हमको ये डिप्रेशन कम से कम हो, तो उसके लिए हमको फैक्टर्स जानने जरूरी है कि कौन कौन से फैक्टर्स में ये डिप्रेशन डिपेंड करता है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इन केस ऑफ बेंडिंग ऑफ अ बीम ऑफ लेंथ कैपिटल एल, ब्रेड्थ बी, है ना, ये बीम है बोलो या फिर एक ब्रिज है जिसकी लेंथ है कैपिटल एल, है ना, जिसकी चौड़ाई है स्मॉल बी, जिसकी चौड़ाई है स्मॉल बी, और मोटाई जो है ना, ये कितनी है एक बार सुन लीजिए बेटा, फिर से हो सकता है शायद अटक गया था। तो हम ब्रिज को चाहेंगे कि कम से कम बेंडिंग हो, तो हमको फैक्टर्स पता होना चाहिए कि बेंडिंग कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रही है ना। ब्रिज को ऐसा रहना चाहिए था, फ्लैट रहना चाहिए था, लेकिन ब्रिज थोड़ा सा डिप्रेस हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। तो इन केस ऑफ बेंडिंग ऑफ अ बीम, इसको आप नोट कर लेंगे। इन केस ऑफ बेंडिंग ऑफ अ बीम ऑफ लेंथ कैपिटल एल, ब्रेड्थ बी, बीम मतलब ब्रिज की ही बात हो रही है, जिसकी लंबाई कितनी एल, ब्रेड्थ कितनी है बी, चौड़ाई कितनी है बी, थिकनेस डी, और इसमें हम लोड कितना मान रहे हैं, डब्ल्यू या एम जी, ठीक है। तो जो डिप्रेशन है उसका फॉर्मूला हो जाता है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4 BD क्यूब वाई। डिप्रेशन इज गिवन बाय डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4 BT क्यूब वाई। अच्छा, इस बेंडिंग को बोलते हैं बेटा बकलिंग। इस बेंडिंग को क्या बोलते हैं, नोट करके आप लिख लेंगे, बेंडिंग ऑफ ब्रिज ड्यू टू लोड ऑन इट इज नोन एज बकलिंग, BUCKLING, है ना। ब्रिज या बीम का बेंड हो जाना ड्यू टू लोड, क्या उसको क्या बोलते हैं, बकलिंग बोलते हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि बकलिंग कम से कम हो, है ना, ये जो डिप्रेशन है ये कम से कम हो, ठीक। तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा डिप्रेशन। अब वेट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिज से कितना भी ट्रैफिक पास हो सकता है ना।
लेंथ ज्यादा तो डिप्रेशन ज्यादा। इसके अलावा है ना, आप लेंथ को भी उतना ज्यादा कम नहीं कर सकते, है ना। आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं बेटा, यंग्स मॉडुलस, मतलब ऐसा मटेरियल यूज करिए जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा हो, जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा हो। तो मतलब जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा हो, तो जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उसमें डिप्रेशन कम होगा। तो हम ब्रिज में ऐसे मटेरियल ज्यादा यूज करते हैं जिनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है ना। जैसे स्टील का यूज हो गई होगा। इसके अलावा ब्रेड, और ये क्या है बेटा, है ना, ये ब्रेड, ब्रेड मतलब क्या हो गया आपका, देखिए ये ब्रेड हो गया चौड़ाई। ब्रेड जितनी ज्यादा होगी डिप्रेशन उतना कम। ब्रेड जितनी ज्यादा, रोड की चौड़ाई जितनी ज्यादा, ब्रिज की चौड़ाई जितनी ज्यादा, डिप्रेशन उतना कम। इसके अलावा ब्रिज का थिकनेस जितना ज्यादा होगा डिप्रेशन उतना कम। जितना ज्यादा ब्रिज का थिकनेस होगा उतना कम डिप्रेशन। आ रहा है ना समझ में? तो आप लोग ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। डिप्रेशन, दिस इज नोन एज डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब बेंड हो जाना, और इसी को हम बकलिंग भी बोलते हैं। नोट कर लेंगे इसको। चलो बेटा, तो जो ये फॉर्मूला है डिप्रेशन का या बेंडिंग का, इससे ये समझ में आता है, फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट फर्स्ट बेंडिंग कैन बी reduced बाय यूजिंग अ मटेरियल विद अ लार्ज यंग्स मॉडुलस, है ना। ये मैंने आपको बताया कि बेंडिंग कैन बी reduced बाय यूजिंग अ मटेरियल विद अ लार्ज यंग्स मॉडुलस। इसके अलावा जो डिप्रेशन है, it is inversely proportional to b, या it is directly proportional to b to the power -1, and depression is directly proportional to d to the power -3। तो जो डिप्रेशन है वो ज्यादा रेड्यूस कब होगा, इसको बढ़ाने से। किसको बढ़ाने से? डेप्थ को बढ़ाने से, मोटाई, ब्रिज की मोटाई बढ़ाने से। और चौड़ाई बढ़ाने से भी रेड्यूस होगा, है ना। ब्रेथ को बढ़ाने से भी रेड्यूस होगा, लेकिन उतना नहीं होगा क्योंकि पावर -1 है ना। जितने टाइम्स ब्रेथ बढ़ाओगे उतने टाइम्स डिप्रेशन कम होगा। लेकिन यहाँ जितने टाइम्स डेप्थ बढ़ाओगे उसकी क्यूब टाइम्स डिप्रेशन क्या होगा, कम होगा, है ना। तो यहाँ पर डेप्थ बढ़ाने से डिप्रेशन ज्यादा कम, ठीक है, ज्यादा डिक्रीज होगा, बिकॉज डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ, सॉरी, डिप्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डेप्थ। मतलब डेप्थ अगर 2 टाइम्स बढ़ेगा तो डिप्रेशन 8 टाइम्स कम होगा, जबकि ब्रेड्थ अगर 2 टाइम्स बढ़ेगा तो डिप्रेशन 2 टाइम्स ही कम होगा, है ना। तो ज्यादा क्या होता है ना, जितना ज्यादा डेप्थ बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होता है, डिप्रेशन रिड्यूस होता है। लेकिन बेटा ज्यादा डेप्थ बढ़ाने से क्या होता है, ब्रिज बेंड हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बकलिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, बकलिंग। तो बहुत ज्यादा आप मोटाई या डेप्थ भी नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए एक और रास्ता खोजा गया। इस क्रॉस सेक्शन का शेप बनाया जाता है ब्रिज का। ब्रिज का जो शेप होता है उसको इस क्रॉस सेक्शन का बनाया जाता है टू अवॉइड बकलिंग या टू अवॉइड बेंडिंग ऑफ बीम और ऑफ ब्रिजेस ड्यू टू वेट। क्या बनाते हैं हम, इस टाइप का आई शेप्ड क्रॉस सेक्शन का ब्रिज बनाया जाता है या बीम बनाया जाता है, ठीक है। टू अवॉइड बकलिंग आई शेप्ड क्रॉस सेक्शन इज यूज्ड। दिस शेप reduces द वेट ऑफ बीम। इस शेप से बीम का खुद का वेट भी रिड्यूस होता है विदाउट सेक्रीफाइसिंग द स्ट्रेंथ एंड हेंस ऑल्सो reduces द कॉस्ट। तो इस शेप से हमको क्या क्या फायदा होता है कि ब्रिज का खुद का वेट कम हो जाता है, जिसके कारण बकलिंग, अपने खुद के वेट के कारण भी तो ब्रिज बेंड हो सकता है, तो बकलिंग अवॉइड होता है। दूसरा, इस शेप से मटेरियल कम लगता है तो कॉस्टिंग जो है, ब्रिज बनाने की कॉस्टिंग भी रिड्यूस होती है, लेकिन इससे स्ट्रेंथ सेक्रीफाइस नहीं होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए वो पॉइंट्स। इसके अलावा बेटा जो पिलर्स और कॉलम्स है ये हर बिल्डिंग और ब्रिज में लगाए जाते हैं, है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो पिलर्स होते हैं, पिलर विथ राउंडेड एंड्स, है ना, इसके एंड्स जो है राउंडेड है। दिस इज द पिलर विथ राउंडेड एंड्स एंड दिस इज द पिलर विथ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड्स, है ना। ऐसा देखो ये एंड ऐसा फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो राउंडेड एंड के जो पिलर होते हैं वो लेस लोड को सपोर्ट कर पाते हैं एज कंपेयर टू पिलर विथ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड्स।
तो ज्यादातर आप देखना कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें इस तरह से कॉलम्स या पिलर्स होते हैं, थोड़ा ऊपर में जाके ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, है ना। तो इसलिए आपको ये शेप ध्यान रखना है, पिलर विथ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड्स, ये ज्यादा लोड को सपोर्ट करेंगे एज कम्पेयर टू पिलर विथ राउंडेड एंड्स। नोट कर लेंगे इसको। अब देखिए बेटा, जो मैक्सिमम हाइट है ना, माउंटेन्स की अर्थ पे, वो डिपेंड करती है ऑन द shear modulus ऑफ द रॉक। इट डिपेंड्स ऑन द shear modulus ऑफ द रॉक, है ना। और जो मैक्सिमम हाइट जो हम एस्टिमेट करते हैं कि मैक्सिमम हाइट अर्थ में कितनी हो सकती है, जो है 10 किलोमीटर हो सकती है, और यही हाइट मैक्सिमम है अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर किसकी है, माउंट एवरेस्ट की, है ना, माउंट एवरेस्ट की। So it is based on shear modulus of the rock. It is based on shear modulus of the rock. है ना। होता क्या है बेटा कि नीचे में, है ना, जो है ना, वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाता है कि जो रॉक्स का जो वेट है नीचे भी रहता है mg, और कहीं कहीं साइड साइड में जो वेट होता है, जो वेट लगता है, वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लगने लग जाता है। हॉरिजॉन्टल लगने के कारण ऐसा चट्टान जो है साइड वेज जो है धसक सकती है। अब हॉरिजॉन्टल इस तरह से फोर्स लग रहा है, तो ये कौन सी फोर्स हो गई, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स क्या कर सकती है, इसके शेप को चेंज कर सकती है, रॉक को साइड वाइज क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। तो ऐसा देखा गया है कि जो इलास्टिक लिमिट जो है रॉक्स की, है ना, अर्थ में जो रॉक पाए जाते हैं उनकी जो इलास्टिक लिमिट है वो होती है 30 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब इससे ज्यादा ये स्ट्रेस बियर नहीं कर सकते। इलास्टिक लिमिट होती क्या है ना, इलास्टिक लिमिट मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस बियरिंग लिमिट। उसके बाद फिर जो मटेरियल है उसका शेप परमानेंटली क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो इलास्टिक लिमिट होती है 30 इंटू, है ना, क्योंकि अगर शेप डिफॉर्म हो गया मतलब इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो फिर ये पत्थर जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे, तो नीचे का बेस ही जो है वो वीक हो जाएगा और हो सकता है कि पहाड़ गिर जाए। तो मैक्सिमम कितना स्ट्रेस बियर कर सकते हैं रॉक्स जो है, 30 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये स्ट्रेस ही तो है। ये कौन सी स्ट्रेस है, शेयरिंग स्ट्रेस। बॉटम में जो स्ट्रेस हो जाती है वो कौन सी स्ट्रेस हो जाती है, शेयरिंग स्ट्रेस, जो माउंटेन के शेप को क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। आ रहा है ना समझ में। तो स्ट्रेस मैक्सिमम कितना बियर कर सकता है, इतना। और स्ट्रेस किसके कारण आ रहा है, ये जो एच हाइट का जो रॉक है, एच हाइट के जो पत्थर है उनके कारण आ रहा है। एच हाइट के पत्थर के कारण जो प्रेशर आ रहा है यहाँ पर इस बेस पे, वो प्रेशर कितना होगा, एच रो जी। और प्रेशर ही तो स्ट्रेस होता है। तो यहाँ एच रो जी है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, स्ट्रेस की तरह। ठीक है। तो मैक्सिमम कितना स्ट्रेस हो सकता है बेटा, 30 इंटू 10⁻⁷। ठीक है। अच्छा, रॉक की जो, है ना, जो रॉक की डेंसिटी है वो हम 3 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब लेते हैं। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितना हाइट जा सकता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस इतना हो सकता है, और स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस किस लिए आ रहा है, नीचे में स्ट्रेस किस लिए आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर ऊपर वाले जो पत्थर है वो क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। तो अगर, है ना, तो मैक्सिमम स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग प्रेशर भी मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो अगर इतना मैक्सिमम प्रेशर लगा सकते हो, तो भाई प्रेशर बढ़ते क्यों जाएगा, हाइट बढ़ने के कारण। रॉक के ऊपर और पत्थर 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 खड़े करते जाओ तो हाइट बढ़ती जाएगी, तो प्रेशर बढ़ते जाएगा और स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इतना बियर कर सकता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर मैं एच मैक्स लिखूंगा। अच्छा, रॉक की डेंसिटी कितनी लेना है बेटा, 3 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से एच मैक्स इंटू डेंसिटी ऑफ रॉक 3 × 10⁻³ जी को 10 लेंगे, दैट इज 30 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, देखिए 3 3 कैंसल, ये 10⁸ हो गया, ये 10⁴ हो गया, तो यहाँ क्या बचा 10⁴ मीटर, या 10 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर 10⁻³ को हम क्या बोल सकते हैं, किलो, 10 किलोमीटर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम हाइट जो हो सकती है किसी भी माउंटेन की, वो कितनी हो सकती है, 10 किलोमीटर।
क्योंकि इससे ज्यादा हाइट होगी तो जो स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो जाएगा और पहाड़ जो है धसक सकता है, गिर सकता है। इसलिए साइड से चट्टाने जो है गिरते रहती है, साइड से मिट्टी कई बार गिरते रहती है। तो ये कौन डिसाइड करता है? तो शियर मॉडुलस ऑफ द रॉक। नोट कर लेंगे बेटा इसको। नेक्स्ट आता है बेटा एक डेफिनेशन इलास्टोमर्स का। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा सा भी स्ट्रेच लगाएंगे तो बहुत ज्यादा वो उनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, है ना, और वो अपनी इलास्टिसिटी नहीं खोते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलेंगे इलास्टोमर्स। द मटेरियल्स व्हिच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच्ड टू लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स जो है हुक्स लॉ भी नहीं करते, वो है ना, ऐसा नहीं होगा उसमें, क्योंकि हुक्स लॉ क्या बोलता है कि अगर स्ट्रेस उतना ज्यादा नहीं है, मतलब स्ट्रेन उतना ज्यादा नहीं है, इलोंगेशन उतना ज्यादा नहीं है, तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है, थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाओगे तो शुरुआत से ही स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये सीधी सी बात है, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन केस ऑफ इलास्टोमर्स। एग्जाम्पल है रबर इलास्टिक टिश्यू ऑफ ऑर्टर, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। फिर ऑर्डर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सम मटेरियल, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना कि स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल होता है, फिर रॉट आयरन, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, फिर ग्लास। लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए बेटा अब एक फिनोमिनन हम देखते हैं, इलास्टिक हिस्टेरेसिस, है ना। यहाँ पर क्या दिखा है डेफिनेशन देखिए, द फैक्ट दैट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रिट्रेस्ड ऑन रिवर्सिंग द स्ट्रेन इज नोन एज इलास्टिक हिस्टेरेसिस। अब देखिए, जब आप रबर को स्ट्रेच करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, और उसको छोड़ देंगे स्ट्रेच करने के बाद तो धीरे धीरे रबर अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन करेगा। अब जब स्ट्रेच कर रहे हो तो रबर में एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, जब रबर वापस से जो है अनस्ट्रेच होगा तो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। अब कितनी एनर्जी रबर ने एब्जॉर्ब किया, ये कितनी एनर्जी रबर ने रिलीज किया, ये हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से जान सकते हैं, है ना। जब रबर को स्ट्रेच करेंगे, जब रबर को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के समय स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा होता है, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया हमको क्या बताएगा? एनर्जी एब्जॉर्ब, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, है ना, रबर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन अगर दिया ये रिलेशन, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा? एनर्जी की वैल्यू। तो जब रबर स्ट्रेच हो रहा है उस समय इतनी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। कायदे से जब रबर अनस्ट्रेच होता तो अगर ग्राफ ऐसे ही वापस चले जाता, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता, तो है ना भाई, रबर जब स्ट्रेच हुआ तो कर्व ऐसा आया, मतलब इतना एरिया आप निकाल लिए, इस कर्व के करस्पॉन्डिंग एरिया निकाल लिए, तो क्या मिल गया हमको? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द रबर। और ग्राफ अगर वापस ऐसे ही चले जाता तो उतना ही एरिया मिलता, है ना। अब ग्राफ अगर वापस ऐसे जाता, वापस जाने का मतलब, है ना, वापस जाने का मतलब ये है कि रबर अभी क्या हो रहा है? अनस्ट्रेच हो रहा है ना। तो रबर अनस्ट्रेच हो रहा है ना, स्ट्रेन कम होते जा रहा है, ग्राफ वापस जा रहा है, मतलब अगर ऐसा जाएगा ग्राफ बी टू ए जाएगा, मतलब स्ट्रेन कम हो रहा है, मतलब रबर अनस्ट्रेच हो रहा है। और फिर इसका जो एरिया है, वापस जाते ग्राफ का जो एरिया है, वो किसकी वैल्यू देता है? एनर्जी रिलीज्ड बाय द रबर, इसकी वैल्यू देता। ठीक। अगर ग्राफ, है ना, स्ट्रेस ग्राफ, रबर को स्ट्रेच करते समय का ग्राफ और रबर अनस्ट्रेच करता तो ग्राफ अगर सेम होता, तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि जितना एनर्जी रबर एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी एनर्जी रबर रिलीज कर रहा है। जितना एनर्जी रबर स्ट्रेच होते समय एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी एनर्जी रबर जो है अनस्ट्रेच होते हुए रिलीज करता है। लेकिन ये जो ग्राफ है ये रीट्रेस नहीं कर रहा है, अपने पाथ को रीट्रेस नहीं कर रहा है। जब स्ट्रेन रिवर्स होता है, स्ट्रेन रिवर्स होने का मतलब स्ट्रेन कम होता है, तो ग्राफ अपने पाथ को रीट्रेस नहीं कर रहा है। स्ट्रेच होते समय ग्राफ ऐसा जा रहा है, इसका एरिया ज्यादा है,
और जब अनस्ट्रेच हो रहा है तो ग्राफ ऐसा जा रहा है। तो जब इसका एरिया आप निकालोगे, इस कर्व का एरिया निकालोगे तो ये कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि रबर जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उससे कम एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक हिस्टेरेसिस। जिसके कारण है ना, कंटिन्यूअसली स्ट्रेच हो रहा है, अनस्ट्रेच, स्ट्रेच कर रहे हैं, अनस्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, अनस्ट्रेच कर रहे हैं, तो हर साइकिल में एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हो जा रही है एज कम्पेयर टू एनर्जी रिलीज। मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी जो है रबर में परमानेंटली स्टोर्ड हो जा रही है, और यही एनर्जी जो है रबर में अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, जिससे रबर जो है हीट होता है, और हीट के कारण फिर रबर का एक्सपांशन होता है। बहुत ज्यादा ये प्रोसेस होता है तो कई बार टायर फट भी जाता है ना। जैसे कार के केस में अगर आप देखोगे बेटा, स्ट्रेचिंग और अनस्ट्रेचिंग कब होगी, जो पोर्शन टायर का ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है वो दबा होता है, वो स्ट्रेच होता है, फिर वो ऐसा ऊपर उठ के आता है ना, टायर है ना ग्राउंड से टच हो गया और उसके बाद ऊपर आया तो फिर से अनस्ट्रेच होगा, फिर से वही पोर्शन नीचे जाएगा, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आएगा, फिर से स्ट्रेच होगा। तो कंटिन्यूअसली कार के टायर की स्ट्रेचिंग और अनस्ट्रेचिंग होती है। तो हर साइकिल में कार के टायर में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। आ रहा है ना समझ में? ठीक। तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, इतना एरिया जो है ना, ये जो एरिया है, इस कर्व का जो एरिया है ये हमको क्या देगा, एनर्जी एब्जॉर्ब। और ये वाला है ना, ये एनर्जी एब्जॉर्ब देगा, और इस कर्व का जो एरिया है ये हमको किसकी वैल्यू देगा, एनर्जी रिलीज की। तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब किए और इतनी एनर्जी रिलीज किए, तो गैप कितने का आया, जितना एरिया लूप का एरिया है उतने का गैप आया। मतलब ये जो लूप का एरिया है इसके बराबर एनर्जी हर बार जो है टायर में क्या होगी या रबर में क्या होगी, स्टोर होगी, है ना। तो पढ़ेंगे आप लोग, फिगर क्लियरली इंडिकेट दैट वर्क डन बाय द मटेरियल, है ना। आप लोग वो वाला डायग्राम बना लेंगे बेटा, इसके पहले वाला जो क्लीन डायग्राम था उसको आप लोग बनाएंगे। Figure clearly indicates the work done by the material on returning to its original shape is less than the work done by deforming force. जब स्ट्रेच होता है उस समय का वर्क डन ज्यादा होता है, इसलिए उस समय ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है, और अनस्ट्रेचिंग के समय वर्क डन कम होता है, मतलब कम एनर्जी रिलीज होती है। हेंस some amount of energy is absorbed by the material in the cycle which appears as heat. कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है हर साइकिल में मटेरियल जो है एब्जॉर्ब करता है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लूप। जितना ज्यादा लूप का एरिया रहेगा उतना ज्यादा टायर या रबर जो है हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो हम क्या चाहेंगे कि टायर कम से कम हीट एब्जॉर्ब करे, मतलब जो एरिया ऑफ लूप है इसको हिस्टेरेसिस लूप बोलेंगे बेटा। इसको क्या बोलेंगे, हिस्टेरेसिस लूप। जो लूप का जो एरिया है वो कम से कम होना चाहिए। तो हम टायर का मटेरियल ऐसा चूज करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दे। तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो एरिया ऑफ लूप क्या हो जाएगा, मिनिमाइज होगा। अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, है ना, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ये देखिए अगर ऐसा, है ना, एक मटेरियल का ऐसा अनस्ट्रेन या अनस्ट्रेस्ड होते समय कर्व आ रहा है और एक का ऐसा आ रहा है, तो है ना, ये मटेरियल 1 है और ये मटेरियल 2 है, ठीक है। तो इसका जो लूप मटेरियल 2 का जो लूप है वो कम है, लूप का एरिया कम है, जबकि मटेरियल 1 का लूप का एरिया ज्यादा है। तो ज्यादा बेटर मटेरियल कौन है, मटेरियल 2, जिसका हिस्टेरेसिस लूप का एरिया कम है। मतलब उसमें टायर या रबर जो है कम से कम हीट एनर्जी स्टोर करेगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को वो रिलीज कर देगा, क्योंकि ज्यादा हीट एनर्जी स्टोर करेगा तो टायर या रबर के फटने का चांस ज्यादा है। नोट कर लेंगे यहाँ तक। इसलिए बेटा जो कार के टायर्स होते हैं ये बने होते हैं सिंथेटिक रबर्स के, है ना, हैविंग स्मॉल एरिया हिस्टेरेसिस लूप, जिनका हिस्टेरेसिस लूप बहुत स्मॉल होता है, इसका एरिया बहुत छोटा होता है, so that a car tire of such a rubber will not get excessively heated during the journey, है ना। स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप मतलब अनस्ट्रेचिंग के समय ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा। अब सिंथेटिक रबर्स क्या है, दीज आर द पॉलीमर्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ तक। चलिए बेटा थोड़ा छोटा सा एक लास्ट पॉइंट हम थ्योरेटिकल पोर्शन का करके
थोड़ा सा लास्ट, ये जो छोटा सा एक लास्ट पॉइंट है इसको कवर करके थ्योरेटिकल पोर्शन को हम कंक्लूड करेंगे इलास्टिसिटी का। तो थर्मल स्ट्रेस, इफ अ रॉड इज फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इट्स लेंथ विल चेंज एंड सो इट विल एक्सर्ट अ नॉर्मल स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस, है ना। जैसे एक रॉड है, इसको अगर आप हीट करेंगे तो इसमें थर्मल एक्सपांशन होगा जिसके कारण इसकी लेंथ बढ़ेगी और जिसके कारण जो है ये क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा अपने सपोर्ट में, ठीक है, फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाएगा ना, क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ रही है एक्सपांशन से, है ना। एक्सपांशन से इसकी लेंथ बढ़ रही है, तो अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो इसकी लेंथ को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, है ना। तो अब स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब अपॉन एरिया। अब क्योंकि ये स्ट्रेस जो है, ये स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस क्यों लगता है हमेशा, रीस्टोरिंग फोर्स के कारण। ये स्ट्रेस जो है ये रॉड की लेंथ को कम करना चाह रहा है, ये स्ट्रेस जो है रॉड की लेंथ को क्या करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है। क्यों, क्योंकि हो रहा क्या है, हीट देने से रॉड की लेंथ एक्सपांड होना चाह रही है, रॉड की लेंथ एक्सपांड होना चाह रही है जिसके कारण रॉड यहाँ पर फोर्स लगाएगा। अच्छा, रॉड की लेंथ एक्सपांड होना चाह रही है लेकिन अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड लेंथ में ही रहना चाहते हैं, एल नॉट में रहना चाहते हैं। अब एक्सपांशन अगर होगा तो मॉलिक्यूल्स जो है ताकत लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में ताकि वो फिर से वापस अपनी लेंथ में आ जाए। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है बेटा वो कंप्रेसिव है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, कंप्रेसिव है। इसलिए स्ट्रेस भी क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। तो नोट करके हम लिख सकते हैं, व्हेन रॉड इज हीटेड थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इज कंप्रेसिव, है ना बेटा। ये उल्टा है, हमको ऐसा लगेगा क्योंकि ये एक्सपांड हो रहा है इसलिए ये टेंसाइल स्ट्रेस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उल्टा है, थर्मल स्ट्रेस इज कंप्रेसिव। वैसे ही आप अगर रॉड को कूल करेंगे, अगर आप रॉड को क्या करेंगे, कूल करेंगे, कूल करेंगे तो रॉड जो है श्रिंक होना चाहेगा, अपनी लेंथ कम करेगा, है ना। तो जो मॉलिक्यूल्स है वो, है ना, इनकी नेचुरल लेंथ है एल नॉट, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे लेकिन मॉलिक्यूल्स हमेशा अपनी नेचुरल लेंथ में रहना चाहेंगे। तो मॉलिक्यूल जो है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, रीस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर वैसे ही होगा, रॉड लेंथ अपनी कम करना चाहेगा उसके, है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, रीस्टोरिंग लेंथ को बढ़ाना चाह रही है इसलिए स्ट्रेस भी यहाँ क्या होगा, टेंसाइल होगा। इसलिए स्ट्रेस भी क्या होगा बेटा, यहाँ पर टेंसाइल होगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कनेक्शन दिक्कत गई होगी, है ना। रॉड कूल होके अपनी लेंथ को कम करना चाह रहा है, तो रीस्टोरिंग काम फोर्स का काम क्या होता है कि वापस से लेंथ को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, रीस्टोरिंग फोर्स इस तरह से लगेगी कि रॉड की लेंथ बढ़ के वापस से नॉर्मल हो जाए, क्योंकि कूल करने से रॉड में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स रॉड की लेंथ को बढ़ाना चाहिए, आ रहा है ना समझ में। तो रीस्टोरिंग फोर्स इस तरह से लगेगी कि रॉड की लेंथ बढ़ जाए और फिर से नॉर्मल पहुंच जाए, है ना। तो यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो टेंसाइल है और स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, रीस्टोरिंग फोर्स पे। तो इसलिए यहाँ पर जो थर्मल स्ट्रेस होगा वो टेंसाइल होगा। तो लिख लेंगे हम नोट पॉइंट, व्हेन रॉड इज कूल्ड, व्हेन rod is cooled thermal stress is, thermal stress is tensile। तो उल्टा रहेगा बेटा, ध्यान रखना। when rod is cooled the thermal stress is tensile, नोट करके रख लेंगे बेटा। अब अभी यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन निकालेंगे। हमको मालूम है, हमने हीट में पढ़ा है कि थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा क्या होता है,
डेल एल बाई एल डेल थीटा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये हमने पहले ही पढ़ा है। इसके अलावा हमने थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन पढ़ा था बीटा, एंड वॉल्यूम एक्सपांशन भी पढ़ा था गामा। अभी उससे मतलब नहीं है, अभी हम रॉड की बात करें तो रॉड का लीनियर एक्सपांशन होगा, तो अल्फा क्या हो जाता है, डेल एल बाई एल डेल थीटा। अब यहाँ से डेल एल बाई एल क्या हो जाएगा, अल्फा डेल थीटा, है ना। टेम्परेचर बढ़ने के कारण या चेंज होने के कारण जो स्ट्रेन प्रोड्यूस, डेल एल बाई एल क्या हो जाएगा बेटा, लीनियर स्ट्रेन। इसी को थर्मल स्ट्रेन बोलेंगे क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज होने के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो थर्मल स्ट्रेन यहाँ से क्या हो गया, अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। अगर आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो सब आ जाएगा। तो डेल एल बाई एल मतलब लीनियर स्ट्रेन, ये हो गया अल्फा डेल थीटा। अब हमको मालूम है कि यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहाँ से स्ट्रेस क्या हो जाएगा बेटा, y इंटू स्ट्रेन। तो वैसे यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस की जगह हम क्या बोलेंगे, थर्मल स्ट्रेस, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, y इंटू थर्मल स्ट्रेन, और थर्मल स्ट्रेन कितना है, अल्फा डेल थीटा। तो यहाँ से थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ गया, y अल्फा डेल थीटा। कितना आ गया बेटा, y अल्फा डेल थीटा, इसको ध्यान रखेंगे। अब हमको मालूम है कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, force upon area, where F is the force developed in the rod due to thermal expansion. The thermal expansion या thermal stress के कारण रॉड में टेंशन या फोर्स डेवलप होगी, तो ये टेंशन या फोर्स क्या हो जाएगी, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो वही है, टेंशन और फोर्स डेवलप्ड इन रॉड इक्वल्स टू फोर्स, है ना, यही फोर्स की बात हो रही, फोर्स डेवलप्ड इन रॉड इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया। जबकि स्ट्रेस क्या है, y अल्फा डेल थीटा। तो ये आ जाता है टेंशन डेवलप्ड इन रॉड इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया, दैट इज y अल्फा डेल थीटा इनटू एरिया। नोट कर लेंगे इसको। चलिए बेटा एक क्वेश्चन देखेंगे, इन द गिवन फिगर इफ द डायमेंशंस ऑफ द वायर आर सेम, इफ द डायमेंशंस ऑफ द वायर आर सेम एंड मटेरियल्स आर डिफरेंट, यंग्स मॉडुलस इज मोर फॉर, है ना। ये ग्राफ दिया है किसके किसके बीच का, लोड और एक्सटेंशन। लोड मतलब फोर्स लग रही है ना, दो वायर्स हैं जिनके डायमेंशन सेम है, डायमेंशन सेम है मतलब लेंथ भी सेम होगी और एरिया भी सेम होगा, है ना। जिनके डायमेंशन सेम है लेकिन मटेरियल्स डिफरेंट है, मटेरियल डिफरेंट है तो यंग्स मॉडुलस अलग अलग होंगे, है ना। एक वायर का लोड एक्सटेंशन ग्राफ ऐसा दिया है और दूसरा वायर है बी, उसका लोड एक्सटेंशन ग्राफ, एक्सटेंशन मतलब डेल एल चेंज इन लेंथ, लोड मतलब फोर्स, फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ ए और बी का ऐसा दिया है। ये दो अलग अलग वायर है, हमसे पूछ रहा है कि किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। अब हमको मालूम है कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया डेल एल बाई एल, तो ये एल ऊपर आ जाएगा। अब डायमेंशन दोनों वायर के सेम है, मतलब लेंथ और एरिया दोनों वायर के लिए सेम है, तो यंग्स मॉडुलस इज प्रोपोर्शनल टू एफ बाई डेल एल। एफ बाई डेल एल, एफ इज लोड एंड डेल एल इज एक्सटेंशन, और एफ बाई डेल एल क्या होता है, स्लोप ऑफ लोड एक्सटेंशन ग्राफ, स्लोप ऑफ, है ना, y बाई एक्स, लोड इज f एंड एक्सटेंशन इज डेल एल। एफ बाई डेल एल क्या है एक्चुअल में, लोड एक्सटेंशन ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ लोड एक्सटेंशन ग्राफ, जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा। स्लोप किसका ज्यादा दिख रहा है बेटा, ए का, देखो ये एंगल ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब ए का यंग्स मॉडुलस भी ज्यादा होगा, तो ये आ जाएगा आंसर ए, द यंग्स मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अ यूनिफॉर्म मेटल रॉड फिक्स्ड एट इट्स एंड्स ऑफ 2 मिलीमीटर क्रॉस सेक्शन इज कूल्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ द रॉड इज 12 into 10 power minus 6 per degree centigrade and Young's modulus of the rod is 10 power 11 Newton per meter square. The energy stored per unit volume of the rod is, ये चार ऑप्शन दिए बेटा, हमको क्या निकालना है, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, है ना, या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, क्या है, हाफ इंटू स्ट्रेस। लेकिन अभी कौन सा स्ट्रेस होगा, थर्मल स्ट्रेस, क्योंकि टेम्परेचर के कारण रॉड की लेंथ चेंज हो रही है और स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, हेंस स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। तो यह आ जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस
इंटू स्ट्रेन, ये आ जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये दिया है बेटा हमको, है ना। अच्छा है ना, क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड क्या दिया है, 2 मिलीमीटर स्क्वायर ना। चलिए मैं पहले ऑप्शन को मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है बेटा, देखिए आप लोग, जो रॉड है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक। इसको कूल किया जा रहा है, मतलब कुल मिला के इसका टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमको डेल थीटा का मैग्नीट्यूड से मतलब है। ये कितना आएगा, 40 - 20, दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर में इतना चेंज आया जिसके कारण स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज अल्फा इज 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ द रॉड इज 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और हमको क्या चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ये होता है बेटा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये आ जाता है, ये आ जाता है। देखिए हाफ इंटू स्ट्रेस का भी हमने फॉर्मूला निकाला, क्या, वाई अल्फा डेल थीटा, और स्ट्रेन का हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, अल्फा डेल थीटा। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, ये हाफ इंटू वाई इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर, डेल थीटा इज डेल थीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिल गया, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। और सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, यंग्स मॉडुलस दिया है, अल्फा हमको दिया है, डेल थीटा हमको दिया है, एरिया का यहाँ जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा हाफ इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे हम, 10⁻11 इंटू अल्फा का स्क्वायर। अब अल्फा कितना है, 12 इंटू 10⁻6। अब इसका मैं सीधा स्क्वायर कर रहा हूँ बेटा, 12 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर 10⁻12, जो कि अल्फा स्क्वायर, और डेल थीटा स्क्वायर, डेल थीटा कितना है 20, कैसे 40 से 20 हो रहा है, टेम्परेचर का यहाँ पर क्या लेना है, टेम्परेचर चेंज का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, टेम्परेचर चेंज 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी कितना आ जाएगा, देख लीजिए, ये 10⁻11, ये 4 से 2 जीरो ले लो, 11, एक जीरो ले लो तो 12 बन जाएगा, 12 और -12 कैंसल, एक जीरो लिया है तो यहाँ 40 है, ठीक है। देखो फिर से 400 का एक जीरो इसको दे दो, 10/12 और -12 कैंसल, यहाँ 40 बचा, 40 नीचे 2, 40/2 20, और यहाँ 144, 144 इंटू 20 कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2880 जूल पर मीटर क्यूब। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रॉड। ये आ जाएगा आंसर, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नोट करेंगे बेटा। द लोड वर्सेस elongation ग्राफ फॉर 4 wires of same material is shown in figure. The thickest wire is represented by the line, है ना। ये लोड और elongation का ग्राफ दिया है, 4 अलग अलग वायर है ना, 4 वायर्स, चारों का लोड elongation ग्राफ ये दिया है, एक वायर का OD, एक का OC, एक का OB और एक का OA। तो सबसे ज्यादा जो थिकेस्ट वायर है वो कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है बेटा, F/A अपॉन डेल L/L। तो L ऊपर जाता है, डेल L/L का ऊपर L, है ना। अब थिकेस्ट वायर कौन होगा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे ज्यादा होगा, तो मैं एरिया को यहाँ लेके जा रहा हूँ, इक्वल टू FL अपॉन A डेल L, ये आ गया, सॉरी FL अपॉन Y डेल L। अब बेटा यंग्स मॉड्यूलस, है ना, सभी वायर का मटेरियल सेम है दिया है, तो सभी के लिए y क्या हो गया, कांस्टेंट। और ये मान लेते हैं, लेंथ के बारे में कुछ नहीं दिया तो लेंथ को भी क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो लेंथ और यंग्स मॉड्यूलस अगर कांस्टेंट है तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू F बाई डेल L। F इज लोड एंड डेल L इज elongation, and what is F by del L? It is the slope of load elongation graph, है ना, it is the slope of load
इलोंगेशन ग्राफ, स्लोप ऑफ लोड इलोंगेशन ग्राफ। तो कहने का मतलब ये है कि जिस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा थिक होगी। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका दिख रहा है बेटा? ओडी, है ना। तो ये लाइन जो है ये उस वायर को रिप्रेजेंट करेगी जो सबसे ज्यादा थिक होगा, जो थिकेस्ट होगा। तो आंसर क्या आएगा? ओडी। ठीक है, इसको समझ गए आप लोग? इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब क्या दिया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर shows the stress strain curve of two metals P and Q. From the graph it is clear that, or it can be concluded that, first, P has greater Young's modulus and lesser ductility, Q has greater Young's modulus and lesser ductility. P has greater Young's modulus and greater ductility, and Q has greater Young's modulus and greater ductility. अब हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। दो अलग अलग मेटल्स है Q और P, इनका y एक्सिस में स्ट्रेन दिया है और x एक्सिस में स्ट्रेस दिया है। अब अगर मैं देखूं बेटा, तो सेम स्ट्रेस के लिए, है ना, स्ट्रेस x एक्सिस में, तो सेम स्ट्रेस के लिए, है ना, स्ट्रेन P में कम है और Q में ज्यादा है। देखिए, y एक्सिस में जितनी वैल्यू उतना ज्यादा स्ट्रेन, क्योंकि y एक्सिस में स्ट्रेन को प्लॉट किया है, और x एक्सिस में स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वैल्यू को कांस्टेंट रखूं तो सेम स्ट्रेस के लिए P वायर P के लिए स्ट्रेन कम है और Q में स्ट्रेन ज्यादा है। तो हमने पहले ही बताया था कि ज्यादा इलास्टिक मटेरियल ज्यादा कौन होता है? जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस लगे और कम से कम स्ट्रेन प्रोड्यूस हो। तो कम स्ट्रेन किस में प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? सेम स्ट्रेस के लिए किस में प्रोड्यूस हो रहा है? P। तो P की इलास्टिसिटी ज्यादा, तो P की अगर इलास्टिसिटी ज्यादा तो P का यंग्स मॉड्यूलस भी ज्यादा। तो P हैज ग्रेटर यंग्स मॉड्यूलस, ये क्लियर हो गया। अब डक्टिलिटी किसकी ज्यादा है बेटा? देखो, इसमें यहां से यहां तक लीनियर रीजन है, उसके बाद इसका ब्रेकिंग पॉइंट जल्दी आ गया, ज्यादा स्ट्रेन नहीं हो पाया, और इसका हुक्स लॉ यहाँ तक वो भी हो गया। फिर ये इसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा बड़ा है, इसमें ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ज्यादा स्ट्रेन मतलब ज्यादा उसकी लेंथ को इलोंगेट कर सकते हैं। मतलब वो कैसा मटेरियल है? डक्टाइल। तो क्यू इज डक्टाइल मटेरियल, क्यू की डक्टिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पी। मतलब पी का यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है, क्योंकि पी का स्ट्रेन कम प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसकी डक्टिलिटी कम है। तो ऑप्शन क्या आएगा? देखिए, पी हैज ग्रेटर यंग्स मॉड्यूलस एंड लेसर डक्टिलिटी। ऑप्शन क्या जाएगा बेटा? ए जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा? ए। तो बेटा इस तरह से हम, है ना, हमारा ये टॉपिक जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स या इलास्टिसिटी हम कंक्लूड करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगता है बेटा तो आप लोग लाइक करिएगा। ठीक है बेटा? ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग बेटा, है ना। और कुछ भी डाउट आता है तो उसको आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फिर बेटा पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।